Good morning, student. Now we will discuss about fundamental of nursing. In fundamental of nursing, we are discussing about vital sign. Already we are discussing about vital sign. In vital sign, we are in last class we had discussed about temperature. In temperature, today we are discuss about fever. If temperature abnormal, then how cause fever? What is fever? Like this, we are study now. Okay, let's start about fever. First, we will start its definition. Definition of fever. Okay, fever or pyrexia. Fever को we also called pyrexia. Fever we also call fever to pyrexia. Fever or pyrexia is defined as a rise in the body temperature above 99 degree Fahrenheit or 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब फीवर को हम पायरेक्सिया भी बोलते हैं, फीवर को हम पायरेक्सिया या हाइपरथर्मिया भी बोलते हैं। अब फीवर क्या होगा, मतलब फीवर का मतलब होगा जब हमारी बॉडी का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल से राइज हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे फीवर हो गया। जैसे कितने से ज्यादा हो जाए तो उसको हम फीवर में कंसीडर करेंगे। अगर हमारी बॉडी का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 99 डिग्री फारेनहाइट में और 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड से अब वो हो जाता है, उससे ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पेशेंट को फीवर हो गया। ये फीवर की डेफिनेशन रहेगी। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, फीवर क्या है? एक डिजीज नहीं है। जैसे फीवर है वो कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज नहीं है। जो फीवर है वो एक तरह का गुड साइन है, एक तरह का लक्षण है, साइन सिम्टम है, जो कि हमें पता लगता है कि पेशेंट को फीवर है, वो एक साइन है, ताकि उस फीवर से हमें पेशेंट की डिजीज के बारे में पता लगता है। मतलब पेशेंट की बॉडी में कोई अबनॉर्मलिटी क्रिएट हो रही है तो इमीडिएटली पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे हमें पता लगता है कि फीवर हुआ है, इसका मतलब बॉडी में कोई अबनॉर्मलिटी हुई होगी, इस सिस्टम के अंदर कुछ अबनॉर्मल हैपन हुआ होगा। तो क्या लिख रहा है? फीवर इज नॉट ए डिजीज बट इट इज ए साइन। मतलब फीवर है वो कोई डिजीज नहीं है, ये एक साइन है। साइन क्यों है? फीवर इज ए प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ बॉडी। जो फीवर है वो हमारी बॉडी के लिए गुड साइन है। मतलब हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, हमारी बॉडी में जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर वो इंक्रीज कर लेती है। मतलब कोई अबनॉर्मलिटी होती है तो उस कंडीशन में टेम्परेचर को इंक्रीज कर लेती है और इंक्रीज करके हमें बचाने का काम करती है। तो हमारे लिए एक फीवर होना गुड साइन है। फीवर इज ए प्रोटेक्टिव फंक्शन, एक प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है बॉडी के लिए, क्योंकि बिकॉज द राइज टेम्परेचर प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज। मतलब अब मैं बता रहा हूँ कि जो फीवर है वो एक गुड साइन है। गुड साइन कैसे है? ठीक है, फीवर होना अच्छी बात थोड़ी ना है, लेकिन हम यहाँ बोल रहे हैं कि फीवर इज ए गुड साइन। तो गुड साइन हम इसको कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि फीवर में हमारी बॉडी का टेम्परेचर वो इंक्रीज होता है, और जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हो रहा है। क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारी बॉडी में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एंटीजन जो बाहर से आया है उसको वो किल करने के लिए टेम्परेचर है बॉडी का इंक्रीज हो जाता है, ताकि वो उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को टेम्परेचर बढ़ा के, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा के उसको किल कर दे, और हमारी बॉडी में जो उस एंटीजन से होने वाला हैजार्ड है उससे हम बच सकें। इसलिए हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, और जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसको हम बोलते हैं फीवर। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि जो ये फीवर हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी कोज क्या है, इसकी इटियोलॉजी क्या है। इटियोलॉजिकल हम अगर इसकी पढ़ें कि क्या क्या कोज है जो कि फीवर को कोज कर सकते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर है जो फीवर कोज कर सकते हैं। फर्स्ट वन हम बात करें इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी एंटीजन जब हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, और जब एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होती है तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है। मतलब कब जब कोई एंटीजन या कोई भी बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट वन है डिजीज।
डिजीज मतलब कि जो नॉर्मल बॉडी का फंक्शन है या बॉडी का जो सिस्टम है, बॉडी के जो ऑर्गन्स है, उन ऑर्गन्स के अंदर कोई डिसफंक्शन हो गया, नॉर्मलिटी आ गई है, तो उसको हम बोलेंगे डिजीज। तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है, ताकि जिस वजह से, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बॉडी की सिस्टम के अंदर अबनॉर्मलिटी आ रही है, उस अबनॉर्मलिटी आने का वजह क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि डिजीज कंडीशन में भी बॉडी का टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक का मतलब है कि जैसे हम किसी गर्म चीज से लग जाए या किसी गर्म चीज का हमारे ऊपर अटैक हो जाए, उस कंडीशन में हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जैसे हम किसी ठंडी चीज के पास गर्म चीज को लेके जाते हैं, इसके साथ लगा देते हैं तो ठंडी चीज गर्म हो जाती है। वैसे अगर हमारे साथ कोई गर्म चीज लग जाती है तो एक हीट का स्ट्रोक हमें हमें अटैक कर लेता है, तो उस वजह से टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है। नेक्स्ट वन है हॉट इन्वायरमेंट। हॉट इन्वायरमेंट का मतलब है कि अगर हमारा सराउंडिंग इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा गर्म है, बाहर का टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया है, तो उस कंडीशन में बॉडी का टेम्परेचर भी ऊपर अप हो सकता है, राइज हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें स्किन अबनॉर्मलिटी की। नेक्स्ट जो कोज है वो स्किन अबनॉर्मलिटी है। स्किन अबनॉर्मलिटी भी टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकती है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जब हमारी बॉडी में बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारी जो स्किन है, एंटीमेटिक जो सिस्टम है वो डायलेट हो जाता है, और डायलेट होकर जो सबीशियस ग्लैंड है उनके थ्रू स्वेट को बाहर निकालता है, और स्वेट अपने साथ टेम्परेचर को डिक्रीज कर देता है। मतलब स्वेट है, पसीना जब बाहर निकलेगा तो बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। ये वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म था। लेकिन अगर स्किन की अबनॉर्मलिटी होती है, स्किन का अगर डायलेशन नहीं होता है, स्वेटिंग नहीं होता है, परस्पिरेशन नहीं होता है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या है, स्वेटिंग नहीं हो पाएगी। जब स्वेटिंग नहीं होगी तो या बॉडी से हीट का जो निकलना होता है वो निकल नहीं पाएगी स्किन अबनॉर्मलिटी होने की वजह से, तो टेम्परेचर वो इंक्रीज हो सकता है, फीवर हो सकती है। सर्जिकल ट्रॉमा। नेक्स्ट हम बात करें सर्जिकल ट्रॉमा, मतलब कोई भी ऑटोनॉमिकल एक्सीडेंट हो गया, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट हो गया, या सर्जिकल ट्रॉमा हो गया, और ट्रॉमा होने की वजह से, जैसे मान लो ये कोई पार्ट है, इसको कोई ट्रॉमा हो गया, यहाँ पे कट लग गया, और कट लगने की वजह से यहाँ पे कोई इन्फेक्शन आ गया, तो उस कंडीशन में वो इन्फेक्शन है वो टेम्परेचर को राइज कर सकता है। तो सर्जिकल ट्रॉमा की वजह से भी ऐसा हो सकता है। हम जब सर्जरी कर रहे हैं और जिस इंस्ट्रूमेंट से हम सर्जरी कर रहे हैं, या एक्सीडेंट हुआ है, जिस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ और वो हमारे इनर पार्ट पे कॉन्टैक्ट उसका हो गया है, और उसके वो कंटामिनेटेड था, जो भी इंस्ट्रूमेंट इनर पार्ट से कॉन्टैक्ट हुआ है वो कंटामिनेटेड था, तो वो इन्फेक्शन वो टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकता है। एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन मतलब अगर किसी कोई भी थिंग्स हमें सूट नहीं करती है, उसके अगेंस्ट HSR क्रिएट हो जाता है। HSR हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्रिएट हो जाती है। जैसे हम कोई ड्रग्स ले रहे हैं तो उसका रिएक्शन ज़्यादा हो जाती है, या कोई चीज़ हमें जब खराब कर जाती है, मतलब हमारा जो एंटीजन है, हमारी बॉडी का जो एंटीजन है, वो जब किसी चीज़ को एंटीबॉडी समझकर, सॉरी, हमारी बॉडी का जो एंटीबॉडी है वो उसके जो हमने खाना खाया है, जो हमने ड्रग्स लिया है, जो भी हमारे कांटेक्ट में आया है, उसको अगर एंटीजन समझ ले, हमारी बॉडी है उसको अगर एंटीजन समझ ले, तो उसको एंटीजन समझ के उसके अगेंस्ट है वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करना स्टार्ट कर देती है, जिसको हम बोलते हैं हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन या एलर्जिक रिएक्शन। जब ऐसा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है तो बॉडी का टेम्परेचर है वो राइज होना स्टार्ट हो जाता है। ये हमने बात की थी कॉजेज की, जिसकी वजह से फीवर हो सकता है या बॉडी का टेम्परेचर है वो राइज हो सकता है। एक्सरसाइज की वजह से भी बॉडी का टेम्परेचर है वो राइज हो सकता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद जैसे हम एक्सरसाइज को बंद कर देते हैं तो कुछ टाइम बाद हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो बढ़ गया था वो सब नॉर्मल हो जाता है, तो उसको हम फीवर में काउंट नहीं करते या उसको फीवर का कोज है वो नहीं मानते। अब कोजेज के बाद नेक्स्ट में हम बात करें इसकी साइन सिम्टम की, कि जो फीवर है उसके साइन सिम्टम क्या होंगे। मतलब जैसे किसी पेशेंट को फीवर हो जाता है या बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उस कंडीशन में उसकी बॉडी है वो कैसे लक्षण शो करेगी। तो हम साइन सिम्टम में बात करें सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा, पेशेंट्स को टैकीपीनिया या ब्रैडीपीनिया हो सकता है पेशेंट्स को, मतलब उसकी जो रेस्पिरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा,
फर्स्ट स्टेज में पेशेंट का जो रेस्पिरेशन वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाए तो जो रेस्पिरेशन है वो डिक्रीज भी हो सकता है। मान लो कि पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी जो लक्षण है वो इंक्रीज या डिक्रीज दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब फीवर होती है या टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी का, उस कंडीशन में पेशेंट्स का जो पल्स रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। एक कार्डियक सिस्टम के अंदर एक जो साइंस है वो और क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं पैल्पिटेशन। पैल्पिटेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पैल्पिटेशन का मतलब होता है कि जब फीवर होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो उस कंडीशन में पर्सन्स का जो हार्ट रेट होती है उसकी खुद को सुनाई देने लग जाती है। जैसे पेशेंट बैठा है उसको अपनी हार्ट रेट है वो ऐसे लब डब करती हुई उसको खुद को सुनाई देने लग जाएगी, तो उसको हम पाल्पिटेशन बोलते हैं। तो फीवर के पेशेंट में जो कार्डियोवास्कुलर साइन है उसके अंदर पेशेंट्स का जो पल्स रेट है वो इंक्रीज हो जाता है और पैल्पिटेशन साइन है वो अक्सर होता है, मतलब उसको हार्ट रेट है खुद की सुनाई देने लग जाती है। नेक्स्ट में हम बात करें जे ट्रैक के अंदर। तो जे सिस्टम के अंदर कौन कौन से अबनॉर्मलिटी क्रिएट होगी। तो इसके अंदर मोस्टली पेशेंट को क्या है, वॉमिटिंग हो सकती है। पेशेंट्स को जो एनोरेक्सिया मतलब खाना पीना उसको अच्छा नहीं लगेगा। उसकी जो टंग है उसके ऊपर कोटेड हो जाएगा, मतलब जीभ के ऊपर एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बन जाएगी, एक लेयर सी बन जाएगी ड्यू टू हाइजेनिक कंडीशन, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं पेशेंट को डायरिया हो सकता है, पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है, पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो ये कॉमन साइन सिम्टम है जो कि पेशेंट्स को जेट्रैकिक सिस्टम के अंदर लक्षण है वो शो हो सकते हैं। नेक्स्ट में हम बात करें यूरिनरी सिस्टम की। तो जो यूरिनरी सिस्टम है उस कंडीशन में पेशेंट को अगर फीवर हो रहा है तो वो इनटेक कम कर देगा, ठीक है, कम इनटेक करेगा तो पेशेंट का जो यूरिनरी आउटपुट है वो कम हो जाएगा, मतलब पेशेंट्स को फीवर की कंडीशन में जो यूरिन है वो कम आएगा, मतलब यूरिन की जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें तो पेशेंट को फीवर की कंडीशन में जो यूरिन का कलर है वो डिस्कलरेशन हो सकता है, मतलब नॉर्मल कलर से उसका कलर चेंज हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन हो सकता है कि जब पेशेंट यूरिनेशन कर रहा है तो यूरिनेशन करते टाइम उसको यूरेथ्रा के अंदर बर्निंग सेंसेशन फील हो सकता है। तो ये बात की हमने यूरिनरी सिस्टम की। नेक्स्ट हम बात करें नर्वस सिस्टम के अंदर कि नर्वस सिस्टम के अंदर क्या चीज आ सकते हैं फीवर की कंडीशन में। तो बॉडी का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो नर्वस सिस्टम भी कुछ शो करता है साइन सिम्टम, जैसे हेडेक होने लग जाएगा पेशेंट को, सिर में दर्द रहेगा, पेशेंट रेस्टलेसनेस, पेशेंट रेस्ट नहीं कर पाएगा, स्लीपली डिस्टर्बेंस, जो स्लीपी पैटर्न है वो भी पेशेंट का डिस्टर्बेंस हो सकता है। पेशेंट्स को जिसको हम इंसोम्निया बोलते हैं, पेशेंट्स को कन्वर्जन आ सकते हैं, पेशेंट को रेस्टलेसनेस हो सकता है, पेशेंट को कंफ्यूजन जिसको हम डिलीरियम बोलते हैं, कंफ्यूजन हो सकती है, डिलीरियम हो सकता है। तो ये साइन सिम्टम पेशेंट्स को, लॉस ऑफ सेंसेशन भी इसके अंदर हो सकता है। ये सेंसेशन सिम्टम पेशेंट के नर्वस सिस्टम में क्रिएट होंगे। नेक्स्ट हम बात करें मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, हमारे जो मसल्स और स्केलेटल सिस्टम उसके अंदर क्या सिम्टम क्रिएट होंगे। तो वहाँ पेशेंट्स को वीकनेस हो सकती है, पेशेंट्स को बॉडी पेन हो सकता है, पेशेंट को जॉइंट पेन हो सकता है, पेशेंट को फटीग कमजोरी आ सकती है। तो ये मस्कुलोस्केलेटल के अंदर शो होंगे सिम्टम। नेक्स्ट हम बात करें एंटी इन्फ्लेमेटरी हीट, मतलब स्किन के अंदर जो डर्मिस है उसका जो स्किन है उसके अंदर क्या क्या चेंज आएंगे। तो स्किन के अंदर पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो सकती है, पेशेंट की स्किन है वो हॉट हो जाएगी, जब हम फील करेंगे तो हॉट हो जाएगी। पेशेंट की जो स्किन है वो हमें ऐसे इरिटेटिंग हमें फील होगी, चिपचिपी हमें फील होगी। तो ये सिम्टम है पेशेंट्स की इंफ्लेमेटरी मतलब स्किन के अंदर हमें शो हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें इसके टाइप की, तो टाइप कौन कौन से रहेंगे ये हम बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ फीवर, मतलब फीवर के टाइप कौन कौन से हैं। तो फीवर के कई सारे टाइप हो सकते हैं। फीवर के कैरेक्टर्स अकॉर्डिंग बॉडी का, जैसे बॉडी टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है, या ज़्यादा होने के बाद कैसे वो सब नॉर्मल होता है, या हाई जा रहा है तो वो किस वेब में हाई जा रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ने के कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, राइज होने की टेम्परेचर के राइज होने के अकॉर्डिंग इसके जो टाइप्स है फीवर के वो कई सारे हो सकते हैं। जैसे हम फर्स्ट वन बात करें ऑनसेट
और इन्वेजन। ऑनसेट और इन्वेजन का मतलब होगा जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसको हम बोलेंगे ऑनसेट और इन्वेजन। मतलब कि जस्ट इट इज पीरियड व्हेन बॉडी टेम्परेचर इज राइज, मतलब जब बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है तो उसको हम ऑनसेट और इन्वेजन बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें फास्टिजियम और स्टेडियम। फास्टिजियम और स्टेडियम टेम्परेचर का मतलब होगा इट इज पीरियड व्हेन बॉडी टेम्परेचर इज मैक्सिमम और स्टेबल। मतलब बॉडी का टेम्परेचर जब मैक्सिमम होगा उसको हम बोलेंगे फास्टिजियम फीवर। नेक्स्ट हम बात करें डिक्लाइन की, तो डिक्लाइन का मतलब होता है व्हेन द बॉडी टेम्परेचर कम इन नॉर्मल फ्रॉम हाई। मतलब जब हाई से नॉर्मल की ओर आ रहा है, मतलब राइज हुआ टेम्परेचर वापस डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे डिक्लाइन फीवर या डिक्लाइन टेम्परेचर। नेक्स्ट हम बात करें क्राइसिस की, तो क्राइसिस का मतलब होता है व्हेन बॉडी टेम्परेचर सडन कम इन नॉर्मल। व्हेन क्राइसिस का मतलब होगा व्हेन इंक्रीज टेम्परेचर सडनली कम टू नॉर्मल और सब नॉर्मल। बड़ा हुआ टेम्परेचर अचानक से जब नॉर्मल होता है तो उसको हम बोलेंगे क्राइसिस। विद इन आवर्स जब वो नॉर्मल आ जाता है, बड़े हुए टेम्परेचर जब नॉर्मल आ जाता है उसको क्राइसिस बोलेंगे। नेक्स्ट वन है लाइसिस फीवर। लाइसिस फीवर का मतलब होता है कि जो बड़ा हुआ टेम्परेचर है वो जिगजैग, मतलब जिगजैग होकर वो नॉर्मल हो रहा है। जैसे बड़ा हुआ टेम्परेचर है वो पहले 1 डिग्री वो कम हो गया, फिर हाफ डिग्री वापस इंक्रीज हो गया, फिर 1 डिग्री कम हो गया, फिर हाफ डिग्री वापस राइज हो गया। मतलब इस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप जिगजैग स्टेप से वो फीवर है वो राइज हुआ टेम्परेचर नॉर्मल होता है उसको हम लाइसिस बोलेंगे। नेक्स्ट वन हम बात करें कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट का मतलब होता है कि जब बॉडी का टेम्परेचर फिक्स हो जाता है, स्टेबल रहता है, मतलब चाहे वो जैसे राइज हो गया, जैसे मान लो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री हाइट हो गया तो वो वहीं पर स्टेबल रहे तो उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट टाइप ऑफ फीवर की, तो वो है रिमाइटेंट फीवर। रिमाइटेंट फीवर का मतलब होता है कि जब बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, मॉर्निंग और इवनिंग का जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसके बीच में 2 डिग्री का गैप हो, 2 या 2 से ज्यादा डिग्री का गैप हो। जैसे मान लो मॉर्निंग टाइम में बॉडी का टेम्परेचर है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है और इवनिंग टाइम में बॉडी का टेम्परेचर है वो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया है। मतलब 2 या 2 से ज्यादा 103 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है। मतलब मॉर्निंग और इवनिंग की जो बॉडी टेम्परेचर है उनके बीच में जो गैप है वो मोर देन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो उसको हम बोलेंगे रिमाइटेंट फीवर। उसके बाद है इंटर रिमाइटेंट फीवर। इंटर रिमाइटेंट फीवर का मतलब है कि जब बॉडी का जो टेम्परेचर है, व्हेन बॉडी टेम्परेचर इज राइज विद रेगुलर इंटरवल। मतलब इंटरमाइटेंस का मतलब होगा कि रेगुलर इंटरवल के बाद बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे 1 घंटे में हाफ डिग्री हुआ था, नेक्स्ट घंटे में हाफ डिग्री हो रहा है, नेक्स्ट आवर्स के अंदर भी हाफ डिग्री वो इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे इंटरमाइटेंट फीवर। नेक्स्ट वन हम बात करें इन्वर्जन फीवर की। इन्वर्जन फीवर, तो इन्वर्जन फीवर का मतलब होता है मॉर्निंग द बॉडी टेम्परेचर मॉर्निंग टाइम में हाई एंड इवनिंग टाइम लो। मतलब इन्वर्जन का मतलब होगा कि मॉर्निंग टाइम में तो टेम्परेचर हाई रहता है और इवनिंग टाइम में जब टेम्परेचर लो रहता है तो उसको हम बोलेंगे इन्वर्जन बॉडी टेम्परेचर या इन्वर्जन फीवर। नेक्स्ट वन हम बात करें स्विंग फीवर या स्विंगिंग फीवर। मतलब कि जो फीवर है वो स्विंग कर रहा है, कभी नॉर्मल हो रहा है कभी वो अब नॉर्मल हो रहा है, नाम से जैसे पता लग रहा है रहेगा। व्हेन डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड। मतलब जब हाई और लो टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो ज्यादा होता है, मतलब अचानक से वो हाई हो गया फिर वापस नॉर्मल में आ गया तो उसको हम बोलेंगे स्विंगिंग फीवर। नेक्स्ट हम बात करें इरेगुलर फीवर। इरेगुलर फीवर का मतलब होगा कि जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इरेगुलर है, कभी वो बढ़ जाता है कभी वो घट जाता है, मतलब कि वो नॉर्मल नहीं रहता, इंक्रीज और डिक्रीज वो होता रहता है तो उसको हम बोलेंगे इरेगुलर फीवर। नेक्स्ट वन हम बात करें राइगर्स की, तो राइगर्स के अंदर क्या हुआ कि जब बॉडी का टेम्परेचर है वो अचानक से व्हेन सडनली इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड राइगर फीवर। मतलब अचानक से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसको हम राइगर फीवर बोलेंगे। उसके बाद लो पायरेक्सिया। लो पायरेक्सिया का मतलब है जब बॉडी का जो बॉडी टेम्परेचर है वो ज्यादा ना बढ़ा हो, मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा हो, उसको हम बोलेंगे लो
पायरेक्सिया या लो फीवर, जैसे मान लो 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में बॉडी टेम्परेचर रहता है तो उसको हम बोलेंगे लो पायरेक्सिया। नेक्स्ट है मॉडरेट पायरेक्सिया, मतलब वो 100 डिग्री से इंक्रीज होकर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट जब टेम्परेचर बॉडी का रह रहा है तो वो हमारा हो जाएगा मॉडरेट पायरेक्सिया। नेक्स्ट वन हम बात करें हाई पायरेक्सिया की। तो हाई पायरेक्सिया का मतलब है कि जब वो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी इंक्रीज हो जाएगा, जब बॉडी का टेम्परेचर है वो 103 टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, तो 103 से ऊपर जाता है तो उसको हम बोलते हैं हाई पायरेक्सिया। नेक्स्ट पर हम बात करें हाइपर पायरेक्सिया। हाइपर पायरेक्सिया या हम बात करें हाइपरथर्मिया। हाइपर पायरेक्सिया को हाइपरथर्मिया भी बोलते हैं। तो हाइपर पायरेक्सिया का मतलब है जब बॉडी का टेम्परेचर है वो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ऊपर चला जाता है तो उसको हम हाइपर पायरेक्सिया या हाइपरथर्मिया बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें हाइपोपायरेक्सिया। तो हाइपोपायरेक्सिया का मतलब होता है कि जब हाइपोपायरेक्सिया, इसको हम हाइपोथर्मिया भी बोलते हैं, हाइपोथर्मिया भी बोलते हैं, मतलब जब बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो उससे कम हो जाए। जैसे 98 हम बात करें, 98.6 जो हम बता रहे थे कि नॉर्मल होता है, जब वो 98 से भी कम आ जाता है, 98.6 से कम हो जाता है, मतलब जो हाइपोपायरेक्सिया इसके अंदर जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 95 टू 98 के बीच में रहता है तो उसको हम बोलेंगे बॉडी का हाइपोपायरेक्सिया या उसको हम बोलेंगे हाइपोथर्मिया। तो ये हमने बात की थी इसके टाइप्स की कि जो टाइप्स होंगे, फीवर के टाइप्स होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पर ये हमने 17 टाइप्स पढ़े हैं, फीवर के 17 टाइप्स होंगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि पेशेंट को फीवर हो गया है तो उस फीवर की कंडीशन में पेशेंट्स को हम क्या केयर प्रोवाइड करेंगे, नर्सिंग केयर इन फीवर, नर्सिंग केयर इन फीवर। तो फीवर की कंडीशन में हम पेशेंट को नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे हम सबसे पहले बात करें कि हम बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करेंगे, रेगुलेशन इन बॉडी टेम्परेचर, मतलब हम पेशेंट की जो बॉडी टेम्परेचर है उसको इंक्रीज हो गया उसको हम सब नॉर्मल करेंगे, उसको नॉर्मल में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, जैसे हम सबसे पहले पेशेंट ने अगर वुलन के कपड़े पहन रखे हैं या ब्लैंकेट ले रखा है तो हम ब्लैंकेट को रिमूव कर देंगे, हमारे सराउंडिंग फैन को चला देंगे, कूलर को या जो एयर कंडीशनर को एसी वगैरह है उनको हम चला देंगे। पेशेंट्स के सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है उसको हम ठंडा करेंगे ताकि जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है वो कम हो जाए। नेक्स्ट हम पेशेंट को कोल्ड ड्रिंक्स जैसे ठंडे जो पेय पदार्थ होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स है वो हम उसको देंगे ताकि बॉडी का टेम्परेचर सब नॉर्मल हो जाए। पेशेंट को हम कोल्ड नीमा दे सकते हैं जिससे बॉडी का टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा। कोल्ड एप्लीकेशन, हॉट और कोल्ड एप्लीकेशन होती है, उसमें से जो कोल्ड एप्लीकेशन है वो हम पेशेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे। कोल्ड बाथ, पेशेंट को कोल्ड बाथ करवाएंगे ताकि बॉडी का टेम्परेचर है वो कम हो सके। तो ये हम बॉडी का जो टेम्परेचर उसको रेगुलेट करने के लिए जो मैंने बताए वो सब हम करेंगे। नेक्स्ट वन है मीटिंग द न्यूट्रिशनल नीड। नेक्स्ट जो केयर है वो रहेगी मीटिंग द न्यूट्रिशनल, मतलब पेशेंट को हम जो न्यूट्रिशनल नीड है वो प्रोवाइड करते रहेंगे, क्योंकि जब पेशेंट को पायरेक्सिया होता है तो उसका जो एनोरेक्सिया हो जाता है, मतलब वो खाना पीना कम कर देता है, उस कंडीशन में हम पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन देंगे, उसको हाई कैलोरी हम डाइट देंगे पेशेंट को ऐसी डाइट देंगे जो सॉफ्ट हो, इजीली डाइजेस्टेबल हो। हम उसको ऐसी डाइट देंगे जो भी आफ्टर फ्यू आवर्स, डाइजेशन के 2 घंटे के अंदर अंदर इनटेक करने के 2 घंटे के अंदर अंदर वो डाइजेस्ट हो जाए। पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा हम फ्लूइड देंगे, लगभग 3000 या 3000 ml से ज़्यादा हम पेशेंट को पर डे फ्लूइड देंगे। पेशेंट का इनटेक आउटपुट जो चार्ट है वो हम मेंटेन करेंगे कि पेशेंट ने कितना लिया है और कितना उसने आउटपुट बाहर निकाला है। नेक्स्ट हम बात करें तो पेशेंट्स को हम अगर सॉलिड डाइट दे रहे हैं तो उसको टॉलरेट डाइट देंगे। जैसे मान लो कि वो सॉलिड डाइट को अगर डाइजेस्ट कर पा रहा है, टॉलरेट कर पा रहा है, तो हम उसको सॉलिड डाइट देंगे, बट थोड़ी थोड़ी देंगे और फ्रीक्वेंटली देंगे। जैसे पेशेंट को चार रोटी की उसको भूख है तो हम उसको एक रोटी करके हम बार बार देंगे। जैसे एक रोटी आप दे दी, 2 घंटे या 2 घंटे बाद हम दूसरी रोटी देंगे। इस तरह से हम उसको फ्रीक्वेंटली डाइट हम प्रोवाइड करेंगे और डाइट में उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर डाइट देंगे ताकि इजीली बना रहे, डाइजेशन है वो अच्छे से हो जाए। तो ये हम पेशेंट की जो न्यूट्रिशनल नीड है उसके अंदर उसको नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो प्रोवाइड रेस्ट एंड स्लीप।
प्रोवाइड रेस्ट एंड स्लीप। मतलब पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा हम रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा हम कंफर्टेबल पोजीशन मेंटेन करके रखेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करे, सोया ही रहे, ताकि अगर वो कुछ एक्टिविटी करेगा तो जब हम कुछ एक्टिविटी करते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है, तो वो और ज़्यादा राइज ना हो, इसलिए हम पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करवाएंगे। नेक्स्ट है मेंटेन पर्सनल हाइजीन। मेंटेन पर्सनल हाइजीन मतलब पेशेंट की जो पर्सनल हाइजीन है उसको हम मेंटेन करके रखेंगे ताकि कोई और बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन ना हो। अगर इन्फेक्शन होगा तो बॉडी का टेम्परेचर और बढ़ेगा, तो हम उसकी हाइजीन को मेंटेन करके रखेंगे। नेक्स्ट वन है सेफ्टी फैक्टर। जो नेक्स्ट के है वो है सेफ्टी। पेशेंट को हम सेफ्टी प्रोवाइड करके रखेंगे, मतलब कि पेशेंट्स को कोई इस फीवर की कंडीशन में कोई और हैजार्ड ना हो जाए, तो हम उसको उन हैजार्ड से हम बचा के रखेंगे, जैसे हाइपोथर्मिया हो गया या कोई मैकेनिकल ट्रॉमा हो गया, इनसे हम बर्निंग से हम पेशेंट को बचा के रखेंगे। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो है ऑब्जर्वेशन। हम पेशेंट का रेगुलर ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे, पेशेंट को हम अलोन नहीं रखेंगे, पेशेंट का हम रेगुलर ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे। फिर नेक्स्ट वन है केयर ऑफ राइगर। एक चीज और होती है केयर ऑफ राइगर। तो जो केयर ऑफ राइगर है, मतलब इसके अंदर राइगर का मतलब होता है इमीडिएटली पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर वो इंक्रीज होती है। तो केयर ऑफ राइगर है वो 3 स्टेज में होती है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज, या इनको हम कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज, और लास्ट को हम बोलते हैं स्टेज ऑफ स्वेटिंग। स्टेज ऑफ स्वेटिंग। ये एक राइगर पेशेंट, फीवर वाले पेशेंट को राइगर भी एक हो जाता है, मतलब अगर अचानक टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में 3 स्टेज क्रिएट होती है। जैसे फर्स्ट हम बात करें फर्स्ट स्टेज की, तो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, पेशेंट को शिवरिंग होगी, पेशेंट को ठंड लगेगी। जब पेशेंट के अंदर ठंड लगेगी तो उसको शिवरिंग होगी, मतलब उसकी बॉडी में कंपी होगी। जब शिवरिंग होगी तो बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो इस स्टेज में हम क्या करते हैं, पेशेंट को केयर में पेशेंट को हम ब्लैंकेट दे देते हैं, पेशेंट को रजाई दे देते हैं। अगर ये फर्स्ट स्टेज हो रही है, कोल्ड स्टेज अगर हो रही है, तो जब हम उसको रजाई दे देंगे और पेशेंट को ब्लैंकेट दे देते हैं, या ब्लैंकेट दे दिया और पेशेंट की शिवरिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या है, बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जब एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो क्या है, बॉडी का टेम्परेचर वो अचानक से, जैसे हमें ठंड लगती है तो हम कम शिवरिंग होती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, सेम वैसे ही यहाँ पे होगा। कोल्ड स्टेज थी, वहाँ पे शिवरिंग होगी तो हम उसको ब्लैंकेट दे देंगे। फिर सेकंड स्टेज में क्या होगा, पेशेंट को शिवरिंग और ब्लैंकेट देने की वजह से हॉट स्टेज आ जाएगी, मतलब सेकंड स्टेज आ जाएगी। पेशेंट्स के अंदर जो टेम्परेचर है वो राइज होना स्टार्ट हो जाएगा, पेशेंट का टेम्परेचर वो इंक्रीज हो जाएगा, और राइगर के अंदर इमीडिएटली वो सडनली इंक्रीज होता है, मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो सेकंड स्टेज में हम क्या केयर करेंगे, पेशेंट्स का जो ब्लैंकेट हमने उसको दिया था वो रिमूव कर देंगे। ठीक है, सेकंड स्टेज में जो ब्लैंकेट या जो भी रजाई हमने दी थी वो हम रिमूव कर देंगे। अब रिमूव करने के बाद थर्ड स्टेज स्टार्ट होती है। जैसे गर्मी आई थी तो वो हीट प्रोड्यूस होगी, वो बॉडी से बाहर निकलेगी। जब वो बाहर निकलेगी तो बॉडी के स्किन के सरफेस पे आएगी, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी जो हीट है वो, तो वो स्वेटिंग की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलेगी। तो थर्ड स्टेज में क्या होगा, पेशेंट को बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी। तो इस स्टेज में हम क्या केयर करेंगे, पेशेंट को जो क्लॉथ है वो हम चेंज करवा देंगे, जो पर्सपिरेशन जो स्वेटिंग हुई है उसको हम क्लीन कर देंगे और कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करके रखेंगे। पहले स्टेज में हम क्या है उसको ब्लैंकेट देंगे, दूसरी स्टेज में हम ब्लैंकेट को रिमूव करेंगे, और तीसरी स्टेज में जो पसीना आया है, जो स्वेटिंग हुई है, उसको हम क्लीन करेंगे और पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये था आज फीवर के बारे में हमने डिस्कशन किया। तो आई होप कि अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके वहाँ से पूछ सकते हो। थैंक यू।